गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एडिटोरियल बाय प्रियांशु। हमारे चैनल का स्टार्टिंग से सिर्फ एक ही मोटिव रहा है और वो यह है कि हम कैसे एक हिंदी माध्यम से पढ़े हुए बच्चे को द हिंदू का एडिटोरियल सॉल्व करा पाएँ, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको अपना कॉम्प्रिहेंशन इम्प्रूव करना है तो उसके लिए मस्ट है रीडिंग और वोकेबलरी और प्रैक्टिस। और रीडिंग भी सिर्फ़ और सिर्फ द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल की। अगर आप ये करते हैं तो फिर आपका कॉम्प्रिहेंशन इम्प्रूव हो जाता है। ठीक है, तो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपसे प्रॉमिस करूँगा कि जब ये हमारा वीडियो ख़त्म होगा तो आप आज के एडिटोरियल जो कि है हमारा 17 जून, इस एडिटोरियल को खुद से सॉल्व कर रहे होंगे। बस आपको एक काम करना है कि इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। आपको शो कर देता हूँ कि मैं आपको किस तरह से पढ़ाने वाला हूँ। तो ये रहेगी हमारे पैसेज की वोकैब, जिसमें मैंने सिनोनियम्स और एंटोनियम्स वही वाले रखे हैं जो इस वर्ड के हैं, साथ में ही आपके पहले एग्ज़ाम में भी आ चुके हैं। ठीक है, तो ये रहेंगे हमारे सिनोनियम्स और एंटोनियम्स। ठीक है, ये रहेगा आपका आर्टिकल आज का, जो कि आज आया है द हिंदू का। 2 मिनट का आपको समय मिलेगा इसको पढ़ने के लिए। फिर मैं आपको इस तरह से हिंदी के माध्यम से पूरा आर्टिकल समझाऊंगा। तो ठीक है, बिना समय की बर्बादी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला वर्ड है आपका, वो है आपका रजिम। रजिम, ये वर्ड आपका बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट मान लो, क्योंकि ये है आपका 15 जून वाले एडिटोरियल में भी आया था। 15 या फिर 14 जून वाले एडिटोरियल में ही आपको देखने के मिला था, और ये अब दोबारा से यूज हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? शासन प्रणाली या फिर नियमों की व्यवस्था। ठीक है, मतलब अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फिर रूलिंग अथॉरिटी इन पावर। इसका मतलब क्या होगा? रजिम। रजिम। इसका सिनोनियम्स पूछे गए इससे जुड़े हुए। 2013 में पूछा गया गवर्नमेंट, 2017 में एडमिनिस्ट्रेशन, 2015 में रूल। एंटो पूछे गए हैं आपके 2016 में डेमोक्रेसी, 2019 में फ्रीडम, 2014 में लिबर्टी। इस वर्ड को किस तरह से यूज़ किया जाएगा? तो ये है द रिजिम एग्रीड टू रिलीज फ्रोजन एसेट, मतलब कि शासन ने जमी हुई संपत्तियों को या फिर जब्त की हुई संपत्तियों को छोड़ने की क्या दी? सहमति दी। किसने दी? रिजिम। REGIME। ठीक है, रिजिम मतलब शासन ने दी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है आपका मेमोरेंडम, यानी मेमोरेंडम। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? लिखित दस्तावेज या फिर ज्ञापन को क्या बोलेंगे? मेमोरेंडम। एग्जैक्ट मीनिंग द रिटन मैसेज या फिर रिकॉर्ड या नोट यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन या फिर एग्रीमेंट, मतलब मेमोरेंडम। इससे जुड़े हुए आपके सिनोनियम्स एग्जाम में पूछे गए हैं। 2014 में नोट, 2016 में आपका रिकॉर्ड, 2018 में मैसेज। एंटो पूछा गया आपके 2015 में साइलेंस, 2017 में आपका पूछा गया फॉरगेटफुलनेस, 2020 में पूछा गया आपका डिसएग्रीमेंट। इस वर्ड को किस तरह से हम यूज कर सकते हैं अपने सेंटेंस में? तो यूज कर सकते हैं द 2 कंट्रीज साइन, 2 देशों ने साइन किया है मेमोरेंडम, यानी लिखित रूप से ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू रिड्यूस टेंशन, यानी कि दोनों देशों ने तनाव कम करने के लिए एक समझौते पर क्या किया? हस्ताक्षर, यानी कि साइन किया। किस पे किया? मेमोरेंडम पे। आपको ये वर्ड याद रखना है, मेमोरेंडम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है आपका पेव। क्या है? पेव, PAVE, जिसका मीनिंग क्या होता है? रास्ता बनाना या फिर मार्ग को प्रशस्त करना। ठीक है, हिंदी मीनिंग टू कवर आ सरफेस विद स्टोन या फिर कंक्रीट, मतलब पेव। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें तो 2014 में पूछा गया ले, 2016 में पूछा गया कंस्ट्रक्ट, 2018 में पूछा गया प्रीपेयर। एंटो पूछा गया आपके 2015 में ब्लॉक, 2017 में ऑब्स्ट्रैक्ट,
2020 में पूछा गया हिंडर। इस वर्ड को हम सेंटेंस में इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे न्यू रिफॉर्म्स विल पेव द पाथ टू इकोनॉमिक ग्रोथ यानी नए सुधार आर्थिक विकास के रास्ते को आसान बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है आपका ब्रॉडर। ब्रॉडर, ठीक है, जिसका मीनिंग क्या होता है? अधिक विस्तृत या फिर व्यापक। एग्जैक्ट मीनिंग की बात करें, वाइडर, मोर एक्सटेंसिव, कवरिंग अ लार्ज स्कोप, मतलब कि ब्रॉडर, ठीक है। 2014 में आपका पूछा गया वाइडर, 2016 में पूछा गया लार्जर, 2018 में सिनोनिम्स पूछा गया इससे जुड़ा हुआ आपका एक्सटेंसिव। एंटो पूछे गए हैं इससे जुड़े हुए 2015 में नैरो, 2017 में स्मॉलर, 2020 में लिमिटेड। इस वर्ड को सेंटेंस में इस तरह से यूज़ किया गया है, द रिफॉर्म्स एम्स टू बिरिंग ब्रॉडर इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि सुधारों का उद्देश्य व्यापक आर्थिक विकास लाना है। रिफॉर्म्स का जो मेन पर्पस है वह क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ को लाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आज के हमारे सिर्फ ये 4 ही वोकैब हैं इस आर्टिकल में। अगर आपको ये समझ में आ गए हैं तो आप आसानी से पूरे आर्टिकल को, पूरे एडिटोरियल को सॉल्व कर पाएंगे। आज के एडिटोरियल का जो टाइटल दिया है ऑथर ने, वो दिया है लिमिट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि जो अमेरिका की हैं उसकी कितनी लिमिट्स हैं, इस बारे में हम पूरे आर्टिकल में चर्चा कर रहे होंगे। यानी कि अमेरिका की शक्तियों की सीमाएं क्या हैं, ऐसा क्यों बोला गया है, इससे क्या समझाना चाहते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे अपने एडिटोरियल में, ठीक है। ये है आपका एडिटोरियल, इसमें आपको मिलता है 2 मिनट का समय। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, वीडियो को पॉज करके आप इसको खुद से रीड कर सकते हैं। साथ में मैंने आपको इसका लिंक प्रोवाइड करा देना है डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट में, बस आपको मुझे कमेंट करने की रिक्वायरमेंट है। आपका टाइम स्टार्ट होता है, आप ठीक है, पढ़ लीजिए।
आपका टाइम समाप्त होता है अब, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपने एडिटोरियल को सॉल्व करना। हमारा जो फर्स्ट लाइन है एडिटोरियल की वो है ईरान वॉर मतलब ईरान जो है, वॉर मतलब जीत गया, वॉर मतलब युद्ध, यानी कि ईरान युद्ध जीत गया। कैसे जीता है आगे बताया गया है। बाई मेयरली डिनाइंग यानी कि इनकार करके, यूनाइटेड स्टेट आ विक्ट्री यानी कि यूएस की जीत को इनकार करके ईरान युद्ध को जीत गया। अब समझने की कोशिश करना है इस लाइन का पूरे का मतलब ये है कि जो यूएस है वह ईरान को जीतना चाहता था, ठीक है। ये हमारा हो गया यूएस, ये हो गया हमारा क्या ईरान, ठीक है। यूएस का मेन पर्पस क्या था कि वो ईरान को हरा दे, क्या कर दे, हरा दे। बट ईरान ने क्या क्या करा, वो जवाबी कार्रवाई करता रहा और वह ईरान ईरान जो है वह यूएस से हारा नहीं, उसके सामने टिका रहा। तो फिर जीत किसकी हुई, जीत ऑब्वियस ही बात ईरान की हुई। जब यह हार नहीं रहा और टिका हुआ है, और इसका मेन पर्पस क्या था कि ये इसको हरा दे, बट ये हार नहीं रहा, तो जीत किसकी होगी, ईरान की। वही बात यहाँ पे बताई गई है। ईरान जो है वह युद्ध जीत गया है बाई मेयरली डिनाइंग यानी कि इनकार करके, द यूनाइटेड स्टेट आ विक्ट्री यानी यूनाइटेड स्टेट की जीत को इनकार करके ईरान जो है वह युद्ध जीत गया है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे दो दो बार लाइनों में लिखा है ताकि आपको समझ में भी आ जाए। ईरान ने युद्ध इस तरह से जीता कि उसने अमेरिका को जीतने का मौका ही नहीं दिया, ठीक है। ये भी पढ़ सकते हैं, ईरान ने युद्ध अमेरिका को जीत से सिर्फ इनकार करके जीत लिया। समझ गए, मतलब कि ईरान ने युद्ध जीता यूनाइटेड स्टेट की जीत को इनकार करके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी लाइन है इज़राइल एंड द यूएस लॉन्च्ड देयर वॉर यानी कि यूएस और इज़राइल ने वॉर को कब शुरू किया था, ऑन फरवरी 28 यानी 28 फरवरी को इज़राइल ने और ईरान ने युद्ध को लॉन्च किया, फिर युद्ध की शुरुआत की। समझ में आ गई होगी आपको लाइन ये। टू विरिंग अबाउट रिजिम चेंज इन तेहरान यानी कि तेहरान में बदलाव, तेहरान देखो तेहरान ये है, तेहरान में बदलाव शासन, अबाउट विरिंग यानी तेहरान में शासन परिवर्तन लाने के, तेहरान में शासन परिवर्तन को लाने के लिए 28 फरवरी को यूएस ने और इज़राइल ने युद्ध की शुरुआत की। आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रॉय इट्स न्यूक्लियर यानी कि नष्ट कर दिए उनके न्यूक्लियर एंड मिसाइल कैपेबिलिटीज़ को यानी कि उनकी परमाणु और मिसाइल क्षमताओं को नष्ट करने के लिए। पहला मोटिव क्या था, तेहरान में शासन प्रणाली में बदलाव लाने के लिए युद्ध स्टार्ट हुआ। दूसरा था उनके न्यूक्लियर मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर दिया गया और उनकी मिसाइल कैपेबिलिटीज़ को भी नष्ट कर दिया गया। एंड समाप्त हुआ इट्स उनका सपोर्ट फॉर नॉन स्टेट एक्टर्स यानी कि और समाप्त होना चाहिए उनका जो ईरान जो सपोर्ट कर रहा है नॉन स्टेट यानी गैर राज्य समूह को। कौन कौन से समूह हैं, सच एज जैसे कि आपका हमास हो गया, हिजबुल्ला हो गया और क्या हो गया, हूती, ठीक है। तीसरा कारण क्या था कि जो गैर स्टेट जो समूह है जैसे हमास, हिजबुल्ला और हूती, इनको जो ईरान समर्थन कर रहा है उसको नष्ट करने के लिए। दूसरा उनकी परमाणु क्षमताओं और मिसाइल की क्षमताओं को नष्ट करने के लिए। तीसरा तेहरान की शासन प्रणाली में बदलाव लाने के लिए। इन तीनों चीज़ों में चेंजेस करने के लिए ही यूएस और इज़राइल ने मिलकर ईरान पर 28 फरवरी को युद्ध की शुरुआत की। अब आगे बढ़ते हैं। मोर मतलब अधिक, देन 100 डेज यानी 100 दिनों से अधिक, लेटर होता है बाद, ऑन 15 जून यानी 100 दिन से अधिक 15 जून को, 100 दिन से अधिक 15 जून को क्या हुआ है, आगे बढ़ते हैं। 15 जून को द यूएस रीच्ड आ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद ईरान यानी कि 100 दिनों के बाद 15 जून को यूएस ने मेमोरेंडम का मतलब होता है लिखित, ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी लिखित समझौता किया किसके साथ, विद ईरान यानी ईरान के साथ। यूएस ने 100 दिनों के बाद 15 जून को ईरान के साथ एक लिखित समझौता किया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।
टू एंड फाइटिंग यानी लड़ाई को ख़त्म करने के लिए, लिफ्ट द ब्लॉकेट्स द स्टेट ऑफ हॉर्मुज एंड गल्फ ऑफ ओमान, यानी कि ओमान की घाटी और स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है में ब्लॉकेट्स है ना, ब्लॉक जो कर रखा है उसको उस नाकाबंदी को हटाने के लिए, मतलब लड़ाई को समाप्त करने के लिए जो एग्रीमेंट साइन हुआ है उसका पर्पज़ क्या है, लड़ाई को समाप्त करने के लिए। दूसरा स्टेट ऑफ हॉर्मुज और आपका जो है गल्फ ऑफ ओमान की नाकाबंदी को हटाने के लिए उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया, यूएस ने ईरान के साथ लिखित। आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रप्शन डिड नॉट एग्जिट बिफोर द वॉर, यानी कि वॉर से पहले यानी युद्ध से पहले ये जो डिस्ट्रप्शन है, ये जो बाधाएं हैं, डिड नॉट एग्जिट, यह एग्जिट नहीं करती थी, यानी युद्ध से पहले ये बाधाएं एग्जिट नहीं करती थी या मौजूद नहीं थी, ये बोला जा रहा है। डिस्ट्रप्शन मतलब होती है बाधाएं, डिड नॉट एग्जिट मौजूद नहीं थी बिफोर द वॉर, वॉर से पहले। आगे बढ़ते हैं। एंड पेव द वे फॉर मोर सेंसिटिव टॉक्स ऑन न्यूक्लियर क्वेश्चन, यानी कि न्यूक्लियर क्वेश्चन यानी कि न्यूक्लियर परमाणु मुद्दों पर, ठीक है, ये मतलब क्या हो गया, परमाणु मुद्दों पर टॉक्स वार्तालाप, सेंसिटिव यानी गंभीर वार्तालाप, अधिक मोर सेंसिटिव टॉक्स यानी अधिक गंभीर वार्तालाप, पे वे यानी कि रास्ता खोलने के लिए, यानी परमाणु मुद्दों पर गंभीर वार्तालाप का रास्ता खोलने के लिए बोला जा रहा है। ये जो एग्रीमेंट हुआ है उसका रीज़न क्या है, फर्स्ट रीज़न है लड़ाई को समाप्त करना, दूसरा है गल्फ ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज की नाकाबंदी को ख़त्म करना, तीसरा है परमाणु न्यूक्लियर जो है हमारा उनके मुद्दों पर वार्तालाप, अधिक गंभीर वार्तालाप करने के लिए एग्रीमेंट को साइन किया गया। ये तीन इसके पर्पस हैं, ठीक है, तीन ही पर्पस थे युद्ध को शुरू करने के, तीन ही पर्पस थे समझौता करने के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वाइल इज़राइल यानी जबकि इज़राइल फ्रस्ट्रेटेड निराश है एंड आइसोलेटेड अलग खड़ा हुआ है, इज़ वॉचिंग देख रहा है फ्रॉम द साइड लाइन्स यानी साइड लाइन से, मतलब यूएस के इस डिसीजन से ईरान क्या है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड यानी कि निराश है और अलग थलग खड़े होकर देख रहा है, पर कुछ कर नहीं सकता क्योंकि यूएस ने समझौता कर लिया है, किसके साथ, समझौते पर साइन किए हैं ईरान के साथ। डैट जो या फिर ये है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प पुश अहेड मतलब आगे करता है, डिस्पाइट के बावजूद इजराइल ऑब्जेक्शन, मतलब कि इजराइल के ऑब्जेक्शन के बावजूद, डिस्पाइट इजराइल ऑब्जेक्शन मतलब इजराइल के ऑब्जेक्शन के बावजूद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या करा, गो अहेड यानी आगे बढ़े, यानी कि इजराइल के ऑब्जेक्शन के बावजूद जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प हैं वह समझौते के लिए आगे बढ़े हैं। इसी वजह से नाराज़ होकर के इजराइल अलग थलग होकर के स्लाइड लाइंस पे खड़े होके देख रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वह अंडरस्कोर, यानी अंडरस्कोर का मतलब रेखांकित करता है, हाउ ड्रामेटिकली यानी कि कितनी नाटकीय रूप से, इसका मतलब क्या है, अंडरस्कोर हाउ ड्रामेटिकली मतलब यह है रेखांकित करता है कि कितनी नाटकीय रूप से, द रीजन यानी क्षेत्र, स्ट्रेटेजिक मतलब रणनीतिक, लैंडस्केप परिदृश्य हैज शिफ्टेड चेंज कर दिया गया, यानी यह रेखांकित करता है कि कितनी नाटकीय रूप से क्षेत्र का रणनीतिक परिदृश्य बदल दिया गया, ठीक है। यहाँ समझ में आ गई होगी आपको लाइन, अंडरस्कोर मतलब रेखांकित, हाउ ड्रामेटिकली कितने नाटकीय रूप से यानी नाटकीय रूप से, द रीजन क्षेत्र, स्ट्रेटेजिक मतलब होता है रणनीतिक, लैंडस्केप परिदृश्य है शिफ्टेड चेंज कर दिया गया, यानी कि कितने नाटकीय रूप से क्षेत्र का रणनीतिक परिदृश्य बदल दिया गया। समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। लेफ्ट विद फ्यू विजिबल मिलिट्री ऑप्शन, लेफ्ट मतलब बचे हुए हैं, फ्यू मतलब क्या होता है, फ्यू मतलब कुछ ही विजिबल मिलिट्री ऑप्शन, यानी कि यूएस के पास अब कुछ ही मिलिट्री ऑप्शन बचे हुए हैं। मेक ईरान सबमिट टू अमेरिकाज मैक्सिमलिस्ट डिमांड, यानी कि अमेरिका की अत्यधिक डिमांडों को पूरा करने के लिए
मतलब अमेरिका की अपनी अत्यधिक डिमांडों को ईरान से पूरा करवाने के लिए उसके पास कुछ ही मिलिट्री ऑप्शंस बचे हुए हैं। बोला जा रहा है जो यूएस है उसके पास डिमांड्स तो बहुत हैं, बट उसको पूरा करवाने के लिए उसके पास बहुत कम ही मिलिट्री ऑप्शन बचे हुए हैं, ये बोला जा रहा है। और या फिर टू रीओपन द स्टेट ऑफ हॉर्मुज, यानी स्टेट ऑफ हॉर्मुज को रीओपन दोबारा से खुलवाने के लिए और अपनी अत्यधिक डिमांडों को पूरा करवाने के लिए ईरान से अब उसके पास लेफ्ट विथ फ्यू विजिबल मिलिट्री ऑप्शन, उसके पास अब बहुत कम ही मिलिट्री ऑप्शन बचे हैं। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर ट्रम्प अल्टीमेटली टर्न टू अ फेस्ड डिप्लोमेटिक अप्रोच, यानी कि जो ट्रम्प है वह अल्टीमेटली ही टर्न हो गए, यानी कि अपना लिया है, वापस लौट आए फेस्ड डिप्लोमेटिक अप्रोच को, यानी कूटनीतिक तरीका अपनाया है। मतलब अल्टीमेटली मतलब अंततः ट्रम्प ने कूटनीतिक तरीके को अपनाया है। समझने की कोशिश करना, कूटनीतिक डिप्लोमेटिक अप्रोच की है, डिप्लोमेटिक तरीके की अप्रोच की है, ठीक है। टर्न मतलब वापस लौट आए अपने तरीके पे। मिस्टर ट्रम्प अल्टीमेट यानी अंततः मिस्टर ट्रम्प ने डिप्लोमेटिक अप्रोच को अपनाया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रीलिमिनरी मतलब प्रारंभिक एग्रीमेंट नाउ, यानी अभी प्रारंभिक एग्रीमेंट यानी कि अभी एक प्रारंभिक समझौता किया जाएगा। प्रीलिमिनरी एग्रीमेंट नाउ, यानी अभी एक प्रारंभिक समझौता किया जाए, फॉलोड बाई नेगोशिएशन ऑन द फाइनल डील, और आगे चलकर अंतिम समझौते पर बातचीत की जाए, ठीक है। फॉलो मतलब आगे चलकर, नेगोशिएशन ऑन अ फाइनल डील मतलब कि नेगोशिएट यानी बातचीत की जाए फाइनल डील पर, आगे चलकर फाइनल डील पर बातचीत की जाए। बोला जा रहा है कि अंततः मिस्टर ट्रम्प ने कूटनीतिक तरीका अपनाया और अभी एक प्रारंभिक समझौता किया गया और आगे चल के समझौते पर बातचीत की जाए, और आगे चल के अंतिम समझौते पर बातचीत की जाए। आगे बढ़ते हैं। अब ईरानियन मतलब ईरान के जो अधिकारी, ऑफिशियल्स अधिकारी से कहते हैं, मतलब ईरानी जो हैं, जो वहाँ के लोग हैं, वह क्या कहते हैं, वहाँ के आधिकारिक लोग कहते हैं एग्रीमेंट समझौता होना चाहिए, वुड इंक्लूड द रिलीज ऑफ सम फ्रोजन एसेट, यानी कि ईरानी जो अधिकारी लोग हैं वह बोलते हैं, ईरान में रहने वाले लोग वह बोल रहे हैं कि जितने भी हमारे एसेट को फ्रीज करके रखा हुआ है उनको भी रिलीज़ करने का एग्रीमेंट इसमें होना चाहिए, यानी कि ये चीज़ भी इस एग्रीमेंट में शामिल होना चाहिए कि यूएस ने जितने भी हमारे एसेट को फ्रीज करके रखा है उसको भी छोड़ा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारी लाइन है, रिपार्टीशंस ऑफ तेहरान यानी तेहरान के लिए क्षतिपूर्ति एज पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर रीजनल सीज फायर एग्रीमेंट, मतलब कि एक व्यापक क्षेत्रीय युद्ध विराम समझौते के हिस्से के रूप में, मतलब ईरान के लिए क्षतिपूर्ति है एक व्यापक क्षेत्रीय युद्ध विराम समझौते के हिस्से के रूप में। आगे बढ़ते हैं। कोर इशू यानी मुख्य जो मुद्दा है, सच एज जैसे कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, यानी ईरान का परमाणु कार्यक्रम, और वेस्टर्न सेक्शन यानी कि पश्चिमी देशों के वुड वी डिस्कस नेक्स्ट, यानी पश्चिमी देशों के लगाए गए प्रतिबंधों पर अगली बार चर्चा की जाएगी। बोला जा रहा है कि मुख्य जो इशू है ईरान का वो यह है, जो ईरानीज़ बोल रहे हैं, जैसे कि ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम यानी कि न्यूक्लियर प्रोग्राम है और जो पश्चिम देशों ने उन पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, इस पर अगली चर्चा में बात की जाए। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल, ठीक है। धन्यवाद मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए। आपका एडिटोरियल बाय प्रियांशु यूट्यूब चैनल दिल से आभारी है। अगर आप सच में अपने कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो में आपका क्या सजेशन था, क्या चीज़ रिमूव करनी चाहिए, क्या चीज़ मुझे ऐड करनी चाहिए अपने कंटेंट को इम्प्रूव बनाने की, ताकि मैं आपकी और हेल्प कर सकूं, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
आज है हमारी 17 जून, तो आज का हम अपना आर्टिकल समाप्त कर चुके हैं। सरस्वती माता से आपके लिए प्रार्थना रहेगी कि आप सबकी जल्द से जल्द गवर्नमेंट जॉब लग जाए और आपका क्लोज टेस्ट में 5 आउट ऑफ 5 का कॉम्प्रिहेंशन एंड क्लोज टेस्ट 100% सॉल्व होने लगे। चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे कल इसी टाइम। जय हिंद, वंदे मातरम।